देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के आयु वर्ग को लगाए जाएंगे कोरोना के खिलाफ टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही गंभीर रूप से बीमार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी प्रिकॉशन डोज। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व की सरकारों पर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने का लगाया आरोप। कहा, मोदी सरकार ने लोगों को अच्छा लगने वाले फैसले नहीं बल्कि लोगों का अच्छा हो की धारणा से लिए फैसले। सुशासन दिवस पर गृह मंत्री ने विज्ञान भवन में कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रशासन में नीचे तक पहुंचा है सुशासन का विचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर देश कर रहा है उन्हें याद। अटल जी की समाधि पर हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने किया महामना और वाजपेयी जी को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता आज देश की नीति। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा लखपत साहिब गुजरात में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। पीएम ने समाज में गुरुओं के योगदान को किया नमन। कहा, राष्ट्र के चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता सिख गुरुओं की महान तपस्या से ही सुरक्षित। देश में पाए गए ओमिक्रॉन के मामलों में 50% से ज्यादा लोगों का हो चुका है टीकाकरण। विशेषज्ञों ने कहा, ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीजों की मृत्यु या अस्पताल में भर्ती होने की दर है काफी कम। संक्रमण के बहुत तेजी से फैलने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा भार। लोगों से कोरोना के खिलाफ उपयुक्त व्यवहार अपनाने को कहा। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या बढ़कर हुई 415। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले आए सामने। नासा ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किया प्रक्षेपित। फ्रेंच गुयाना के कोरो स्पेसपोर्ट से एरियन रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। टेलीस्कोप की नई और अनोखी क्षमता के जरिए वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कई जगहों के बेहतर आंकड़े मिलेंगे। कुछ नए पिंडों और क्षेत्रों की भी मिलेगी जानकारी। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच रविवार को सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। टेस्ट श्रृंखला जीतकर भारत इतिहास रचने की करेगा कोशिश। दक्षिण अफ्रीका में अभी तक भारत नहीं जीत पाया है कोई भी टेस्ट श्रृंखला। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाएगी। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है
कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए भी उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से उपलब्ध होगा। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेजल और डीएनए आधारित वैक्सीन की जल्द ही शुरुआत होगी। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मोदी सरकार के सुशासन मॉडल के खाके को एक तरह से सामने रखा, जिसमें जोर लोक कल्याण पर रहा है। एक ऐसा मॉडल जो सब तक संवेदनशीलता से पहुंचता है, जो भ्रष्टाचार का निषेध करता है। वहीं एक कार्यक्रम में गुड गवर्नेंस की कंपोजिट रैंकिंग भी सामने आई, जिसमें गुजरात शीर्ष पर है। लोगों की अपेक्षा है सुशासन से कि जो विकास का मॉडल हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक, मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए निष्ठावान प्रयास की, जवाबदेही की, संवेदनशीलता की, और ये सारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि लोगों का सरकार पर विश्वास हो और सरकार का लोगों पर विश्वास हो। इस प्रकार के लोकतंत्र की निर्मिति की। सुशासन दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी सरकार की सुशासन की नीतियों का आधार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार योजनाओं को आंकड़ों के चश्मे से देखने के बजाय समस्याओं को पूरी तरह खत्म करने में यकीन करती है। अमित शाह ने बीते 7 वर्षों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते लोगों की जिंदगी में आए बेहतर बदलाव का जिक्र किया, तो साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी ने राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह न करते हुए हमेशा वो फैसले किए जो देश और लोगों के लिए अच्छे हों। कटुता आती है, विरोध आता है, विरोध को झेल कर राजनीतिक नुकसान आता है, राजनीतिक नुकसान को उठाकर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेना, ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके मन में सुशासन के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास हो और सुशासन के परिणामों के बारे में जिसके मन में सुनिश्चितता हो। और मोदी जी ने ये कर बताया है, क्योंकि लोकतंत्र के सुफल लोगों तक तभी पहुंचते हैं जब स्वराज को हम सुराज के अंदर परिवर्तित करें, सुशासन के अंदर परिवर्तित करें। और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की ये जो अपेक्षा थी स्वराज को सुराज में परिवर्तित करने की, इसको बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को रूल बेस्ड लर्निंग के बजाय रोल बेस्ड लर्निंग का नजरिया अपनाने की सलाह दी। साथ ही ये संदेश भी दिया गया कि नियमों या कानूनों को लेकर कागजी कार्रवाई में उलझने के बजाय लोक कल्याण के लिए नियम या कानून की स्पिरिट को भी समझना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार में आज लोगों को ये भरोसा भी है कि अगर कोई छोटी सी भी शिकायत है तो उसका भी निपटारा होगा। जब 2014 में ये सरकार आई
तो साल भर में हमारे ग्रीवेंस सेल में 2 लाख शिकायतें आया करती थी। आज बढ़कर उनकी संख्या लगभग 25 लाख हो चुकी है, 12-13 गुना वृद्धि। और इसलिए हुआ कि कड़ी मेहनत और कड़ी समर्पण के साथ दिन रात मेहनत करके हमने एक टाइमलाइन फिक्स की। लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि जो वो शिकायत करते हैं उसका निवारण होता है, वरना शिकायतें पहले पड़ी रहती, लोगों का विश्वास उठ गया था। प्रति सप्ताह हम इसका आंकलन करने लगे, 95 से 100% प्रति सप्ताह इसका निवारण हो लगा। कार्यक्रम के दौरान पेंशन नियमों को लेकर अपडेटेड किताब का विमोचन हुआ, तो साथ ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 भी जारी किया गया। गुड गवर्नेंस की कंपोजिट रैंकिंग में गुजरात पहले पायदान पर है, तो उत्तर प्रदेश ने बीते 2 सालों में गुड गवर्नेंस सूचकांक में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है। बीते सोमवार से देश में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम प्रशासन गांवों की ओर रखा गया है। सिर्फ एक सप्ताह के दौरान देश भर में जिले के शीर्ष अधिकारियों ने तहसील, ब्लॉक या पंचायतों में जाकर आम लोगों की 6 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में राज्य के विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को बड़ी सोच रखनी चाहिए, जिससे वो जीवन में बड़ा काम कर सकें। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था, और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, कई गणमान्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि सदैव अटल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लिखा कि आदरणीय अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनके विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर दिव्यांग कलाकार चंद्रवीर ने भजन प्रस्तुत किए। पीएम मोदी ने दिव्यांग कलाकार से बातचीत कर उसका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी की आवाज़ को जब मैंने पहचाना तो मैं खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे, तो मैंने कहा सर मैं खड़ा होना चाहता हूँ। तो बोले नहीं खड़े मत होइए, खड़े होना है तब तो आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर हम तो जब आप चुनाव में खड़े होते हैं तो हम अपने आप को खड़ा हुआ ही मानते हैं, ये मैंने उनसे कहा। और बहुत मैत्रीपूर्ण भाव से प्रधानमंत्री जी ने भेंट की, मुझसे बहुत आनंद हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश सेवा में अटल बिहारी वाजपेयी के उल्लेखनीय योगदान को याद किया। Charismatic former Prime Minister was an outstanding parliamentarian, able administrator, poet, writer, orator par excellence, and above all, a great human being. Atalji was an exemplary champion of consensual politics, who throughout his active political life demonstrated the spirit of understanding and give and take. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें देश का प्रकाश स्तंभ बताया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व की तारीफ की। अटल जी तो इस देश के लिए एक, जिसे बेकन लाइट कहते हैं, प्रकाश स्तंभ, राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति को एक दिशा दी थी वो सर्वमान्य दिशा थी, और देश में ही नहीं बल्कि उनकी इस दिशा को विश्व में भी बहुत सराहना की गई, सराहना मिली उसको। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके नेता थे, देश के नेता थे। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। उनकी राष्ट्रवादी नीतियों की झलक उनके व्यक्तित्व में भी दिखती थी। जब वो प्रतिपक्ष में थे तो उस समय भी दिखाई देती थी। पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे मील के पत्थर उनके नेतृत्व में गाड़े गए, जिससे देश का सम्मान बढ़ा। राज्यों में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार में राज्यपाल फागू सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देर शाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में दिल्ली में आयोजित भजन संध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी ने अपने प्रिय नेता को याद किया। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर याद किया। ट्वीट संदेश में कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। बढ़ती सर्दी के बीच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान में कोई कमी नहीं दिख रही। शनिवार को फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा तो उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी घमासान के बाद आला कमान ने खेमेबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की और हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के सर्वे सर्वा हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी डेरा डाले हुए हैं। देखिए चुनाव से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। 5 चुनावी राज्यों में समय के साथ चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लखनऊ में जहां उन्होंने विपक्ष को सरकारी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद के नाम पर घेरा, तो वहीं बटेश्वर में भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष को निशाने पर लिया। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली
और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे? जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी। आप देखते होंगे उसमें से ज्यादातर लोग उर्दू के जानकार नहीं हैं, लेकिन रखना है तो खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया। ये जो गरीब का पैसा था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये आवास पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन पहले गरीब का घर नहीं बनता था। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए उस गरीब का इकट्ठा करके खा दिया जाता था। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मौसम को देखते हुए नेताओं के बीच कड़वाहट सामने आने लगी है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी समस्या का हल निकाला जा रहा है। नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी घमासान के बाद आला कमान ने खेमेबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की और हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के सर्वे सर्वा हो गए हैं। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए बीसीसीआई से एआईसीसी की तुलना करते हुए कहा कि पार्टी के प्रभारी तो कोच हैं, लेकिन कप्तान का भी अपना स्थान है। हालांकि अब सभी को साथ लेकर चलने की उनकी जिम्मेदारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी डेरा डाले हुए हैं। अमृतसर में वकीलों और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कई चुनावी वादे किए। इस बीच पंजाब के किसान अपनी सामाजिक ताकत को राजनीतिक ताकत में बदलने के लिए आगे आए हैं। इसी के मद्देनजर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नया संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि इस मोर्चे में 22 यूनियन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह में शामिल हुए और वहां पर लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अतीत में लखपत साहिब ने कई झंझावातों को देखा है। पीएम ने कहा कि 2001 के भूकंप के बाद उन्हें पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा,
हर वंचित को प्राथमिकता। फरीदाबाद स्थित नासिन में भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर के 71वें बैच के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण में कुल 35 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 10 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये नजारा है फरीदाबाद में स्थित नासिन में आयोजित भारतीय राजस्व सेवा के 71वें बैच के प्रशासनिक अधिकारियों के दीक्षांत समारोह का। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने परेड की सलामी ली और कहा कि देश सेवा के लिए तैयार ये युवा अधिकारी भारत की कराधान व्यवस्था को संचालित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं यही संदेश दूंगा कि इसी उत्साह से ये जब अब फील्ड में अपनी पोस्टिंग में जा रहे हैं तो वहाँ भी इसी उत्साह और लगन से काम करें और निडर होके निर्णय लें। जो भी टैक्स पेयर्स की दिक्कतें हैं उनका सल्यूशन ढूंढें। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली नारी शक्ति के प्रतीक 3 युवा महिला अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें श्वेता सुमन को चेयरमैन्स गोल्ड, साक्षी गर्ग को कौशल्या नारायण मेडिकल गोल्ड मेडल और अनुभूति त्रिपाठी को डायरेक्टरेट जनरल्स गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला। मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला और मैं कोशिश करूँगी कि आगे जाके भी अपने परिवार को, अपने सर्विस को गौरवान्वित करने के लिए प्रयत्नरत रहूँ। इस गोल्ड मेडल को पाके मैं बहुत खुश हूँ और मेरे आत्मविश्वास में और वृद्धि हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैं फील्ड में जाऊँगी अच्छा प्रदर्शन करूँगी। जो हमें मेडल अवार्ड देके हम पर एक भरोसा जताया गया है, मैं उसको फील्ड में जाके पूरा कर सकूँ और एज अ पब्लिक सर्वेंट मैं लोगों की सर्विस कर सकूँ। पुरस्कार पाने वाले अन्य युवा प्रशिक्षु अधिकारियों में फाइनेंस मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल गजराज बच्चावत और उनके उपाध्याय मेमोरियल गोल्ड मेडल योगनेक बघेल को दिया गया। ये चीज़ मिली है वो आगे जाके जो भी सर्विस है उसमें 100% कमिटमेंट के साथ काम करना है और जो भी लोग हैं उन सबको प्राउड फील करवाना है। ये मेडल तो मिल गया है, अब देखना है कि आगे जाके इसी तरीके से काम करेंगे और जितने भी लोग हमारे पास आएंगे ऑफिस में, फील्ड में, कहीं भी बाहर, हम इंश्योर करेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त इन 35 IRS अधिकारियों में 10 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। निश्चित तौर पर इनको नासिन के प्रधान महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, संगीत शर्मा ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग के दौरान साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा देते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि का संदेश दिया। केंद्रीय सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर के 71वें बैच के राजस्व अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में दिख रहे उत्साह से साफ पता चलता है कि जाबाज अधिकारी न केवल भविष्य में अपनी फील्ड पोस्टिंग के लिए उत्साहित है, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा के लिए अपनी नागरिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज फरीदाबाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।